नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पर। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सुशील यादव और आपके लिए लेकर आया हूं आज एनसीईआरटी सीरीज। आज से हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे और आज आरंभ करते हैं क्लास 6 की भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अवर सोलर सिस्टम यानी कि अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी। तो आप हैं सुशील यादव सर के साथ, बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो दोस्तों क्या है अवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी, सूर्य सहित कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कुछ उपग्रह भी है, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं जिनको एस्टेरॉयड बोलते हैं, कुछ उल्कापिंड हैं, कुछ छल तारे हैं जिनको कॉमेट बोलते हैं, आदि चीजें सम्मिलित हैं। तो आपने देखा होगा सूर्यास्त के बाद देखा होगा ये क्लास 6 की चैप्टर है। तो क्लास 6 का चैप्टर है तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे आसमान में तारे वगैरह, चमकदार वस्तुएं वगैरह दिखाई देती हैं और कुछ धुंधली चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनमें से कुछ पाएंगे कि टिमटिमाहट जो है कुछ तारों की वो अन्य से अलग है और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान प्रतीत होते हैं। तो ये क्या है? हमारे ग्रह हैं। ठीक है, कुछ तारे हैं और कुछ ग्रह हैं। तारा जैसे कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं और अलग-अलग समय पर आकार व आकृतियां जो हैं, स्थितियां अलग-अलग दिखाई देती हैं। तो चंद्रमा की भी स्थिति और आकार अलग-अलग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो पूर्णिमा और एक अमावस्या। जब आपका फुल मून होता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, तो उस वाली रात को पूर्णिमा की रात बोलते हैं। और जिस दिन आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, यानी कि रात काली होती है, उसके 15 दिन बाद, तो वो अमावस्या की रात ही होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में दिखाई देती हैं, उनको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? जो भी वस्तु आकाश में दिखाई देती है, चाहे वो तारे हों, चाहे वो ग्रह हों, चाहे वो नक्षत्र हों, चंद्रमा हो, सारी चीजें क्या है? खगोलीय पिंड है। और कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, रेडिएट करते हैं, यानी कि रेडिएट करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है। और वे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है और वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखने पर आपको कुछ तारों का समूह भी दिखाई देता है, जिनकी एक स्पेसिफिक आकृतियां होती हैं, जिनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे उर्सा मेयर और बिग बियर, इंग्लिश में कहें तो बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और इसी नक्षत्र मंडल मंडल का एक भाग है सप्तऋषि। सप्तऋषि तारे आपने देखे होंगे। आप सप्तऋषि के आधार पर ही ध्रुव तारे का अनुमान लगा सकते हैं और ये 7 तारों का एक समूह है। अगले चित्र में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? सप्तऋषि हो गया। अब इन दोनों तारों को मिलाएंगे तो आने वाले आगे ऊपर उत्तर की साइड में क्या होता है? एक बहुत ही चमकीला तारा दिखाई देता है जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह किससे बना है? अंग्रेजी शब्द प्लैनेट से बना है। और जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला। यानी कि जो प्लैनेट शब्द है उसका अर्थ है कि चारों तरफ घूमने वाला। ठीक है, इसी तरह से पृथ्वी पर हम रहते हैं। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, जबकि सूर्य क्या है? एक तारा है। और पृथ्वी जो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा है वो सूर्य से प्राप्त करती है। यानी कि जो लाइफ का सोर्स है वो सूर्य है हमारा। ठीक है, ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। ध्यान रखिएगा।
नोट करने वाली बात है। और जो सूर्य है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी भी क्या है चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये अंतरिक्ष से चमकती हुई दिखाई देती है अगर चंद्रमा से देखें। और उसी तरह से पृथ्वी से अगर चंद्रमा देखें तो चंद्रमा भी चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये दूरी दी गई है, बीच में क्या है हमारा सूर्य है, सूर्य से बढ़ते क्रम में दूरियां दी गई हैं। तो पहला क्या है बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है तीसरे नंबर पर, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, ठीक है, फिर शनि है, फिर अरुण है और वरुण है। अरुण मतलब यूरेनस और वरुण मतलब नेपच्यून। आप हिंदी में याद रखना चाहें या इंग्लिश में याद रखना चाहें। देखिए बुध से जो दूरी है सूर्य से बुध की दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितना है 5.5 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी की दूरी कितनी है 15 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ये मिलियंस में दिया गया है इसलिए 150 मिलियन, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है इसलिए इसको 15 करोड़ याद रखिएगा आप। ठीक है, और इसी समय पृथ्वी की दूरियां घटती बढ़ती रहती हैं जिनको उपसौर उपसौर या अपसौर अपसौर भी बोलते हैं। ठीक है, उपसौर और अपसौर की ये हम आगे आने वाली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। सबसे अधिक बात की जाए जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट पृथ्वी का एक है। ठीक है, और सबसे अधिक सैटेलाइट किसके हैं आपको बताइएगा जरा। सबसे अधिक शनि के जो सैटेलाइट हैं। ठीक है, इस समय वर्तमान में शनि के सैटेलाइट सबसे अधिक हैं और बृहस्पति के भी हैं। अभी कभी बृहस्पति के सबसे अधिक रहते हैं कभी शनि के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में हमने जैसा कि बताया था शुरुआत में, सौर मंडल में सूर्य है, पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, उल्काएं भी हैं, पुच्छल तारे भी हैं। तो ये सारी जो खगोलीय पिंड है ये हमारे सौर मंडल का हिस्सा है और इस सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार भी इसको नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य क्या है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और ये अत्यधिक गैसों से बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन से। और इसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि खिंचाव बल इतना अधिक है कि ये सौरमंडल को बांधे रखता है। ध्यान रखिएगा। और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चाहे वो ग्रह हों, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हों या उपग्रह हों, सभी चीजें जो है खगोलीय पिंड है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो मेनली 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, इंग्लिश में एक न्यूमेरिक्स है, याद रख लीजिएगा। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। ठीक है, माई मतलब मार्स हो गया, वेरी से वीनस हो गया यानी शुक्र, इफिशिएंट से अर्थ हो गया यानी कि पृथ्वी, मदर से मार्स हो गया, जस्ट से जुपिटर हो गया, सर्व्ड से सैटर्न हो गया, अर्थ से क्या हो गया यूरेनस और नट से नेपच्यून। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ में। ठीक है, इनका जो पथ है वृत्ताकार नहीं है बल्कि दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, तो जो पथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक शब्द है कक्षा। किसको बोलेंगे? वह निश्चित पथ जिस पर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ऑर्बिट या कक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे नजदीक का जो तारा है वो सबसे पहले चक्कर लगाएगा, उसकी गति भी अधिक होगी। यानी कि जो बुध है, बुध सबसे नजदीक है और ये केवल 88 दिन में 88 डेज में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है और पृथ्वी 365 दिन में। याद रखिएगा, पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ध्यान रखिएगा। बुध के बाद शुक्र आता है। शुक्र क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, मतलब सिस्टर प्लैनेट है। ठीक है, याद रखिएगा जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा 9वां ग्रह जो था प्लूटो। 9वां ग्रह था जिसको क्या किया गया 2006 में निर्णय लिया गया कि ये इसको बौना ग्रह बोला जाएगा क्योंकि ग्रहों का एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित पथ होता है।
एक निश्चित ऑर्बिट यानी कि कक्षा निश्चित होती है, लेकिन प्लूटो की जो कक्षा है वो एक निश्चित नहीं है, ठीक है। वो जो नेपच्यून है यानी कि वरुण है, उसकी कक्षा को क्या कर रहा था, काट रहा था, क्रॉस कर रहा था, इसलिए इसको बौने ग्रह की संज्ञा दी गई। इसके साथ साथ 2003 यूवी 313 जो सीरस है, इसको भी बौना ग्रह कहा गया, ठीक है। अब कुल ग्रह 8 हैं। आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी को भूभाग भी कहा जाता है, इसके आकार के आधार पर। इसका जो आकार है भूभाग है, इसका अर्थ है पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी ही ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन की परिस्थितियां अनुकूल है, ठीक है। जहां पर पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां अनुकूल पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। और यहाँ पे जो वायुमंडल है, वहाँ वायुमंडल और पानी की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है। और जीवन के लिए क्या चीजें हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन भी है, पानी है, वायु है, तो ऑक्सीजन भी होगी। और इन्हीं सब कारणों से पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, और जो तारों का चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा भी क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो 1/4 है, ध्यान रखिएगा। इसलिए और ये काफी नजदीक है। कितना नजदीक है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है मात्र। इसीलिए इसका जो आकार है वो काफी बड़ा दिखाई देता है अन्य तारों से। आप देखेंगे तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं, चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो चंद्रमा का आकार बड़ा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उपग्रह, जो कि प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। प्राकृतिक उपग्रह वो उपग्रह हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा। कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, संचार सुविधाओं के लिए और एजुकेशन के लिए इत्यादि इत्यादि के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और इनको प्रक्षेपित किया जाता है पृथ्वी की कक्षा में। किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा इनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये स्थापित हो जाते हैं पृथ्वी की कक्षा में, ठीक है। जिस तरह इनसैट है, आईआरएस है, एडुसेट है, ये क्या है? सारे सीरीज हैं, ये उपग्रहों की सीरीज है जो भारत सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं, इसरो के द्वारा। भारत का जो पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जो भेजा गया था अंतरिक्ष में, ठीक है, प्रक्षेपित किया गया था। देखिए रॉकेट यहाँ से उड़ा, इसके बाद क्या होता है, रॉकेट के हिस्से अलग हो जाते हैं और फिर लास्ट में क्या बचता है? उपग्रह बचता है। ये वाला हिस्सा जो है ये लास्ट में रह जाता है और ये कक्षा में प्रक्षेपित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, जो क्षुद्र ग्रहों की बात करेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या है, ठीक है, और उल्का पिंड क्या है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह क्या है? असंख्य छोटे छोटे जो पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इनको पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त पिंड हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये देखिए क्षुद्र ग्रह है हमारा। दूसरा क्या है? उल्का पिंड। उल्का पिंड उनसे भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है, और इनको उल्का पिंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में भी आ जाते हैं, पृथ्वी की कक्षा में भी आ जाते हैं, और इतने नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिर जाते हैं। किस लिए? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और इस प्रक्रिया के दौरान घर्षण उत्पन्न होता है वायुमंडल में, जिससे कारण क्या होता है? ये गर्म होकर जल जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी-कभी क्या होता है? ये बिना जले, पूरी तरह से बिना जले पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है एक महाराष्ट्र में एक लेक है, एक झील है, लोनार लेक। कहा जाता है कि लोनार लेक का निर्माण जो हुआ है उल्कापिंड की वजह से हुआ है। कभी फ्यूचर में, यानी कि भूतकाल में एक उल्कापिंड गिरा, जिसके कारण यहाँ पे गड्ढा निर्मित हुआ। तो लोनार लेक जो है वो उल्कापिंड पात के कारण बनी है। अब आगे बढ़ते हैं।
आकाशगंगा के बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा आसमान में एक पट्टी सी दिखाई देती है दूधिया रंग की, ठीक है, और ये बहुत सारे तारों का समूह है जिसको आकाशगंगा बोलते हैं। यानी कि आकाशगंगा मतलब आकाश की नदी, ठीक है। तो हमारा जो सौर मंडल है वो हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे उसका भाग है। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि कितनी सारी आकाशगंगा है, ठीक है। बहुत सारी पृथ्वी और तारे मिलकर एक क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सोलर सिस्टम एक आकाशगंगा बनाते हैं। और आकाशगंगाएं मिलकर, हजारों लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं बहुत सारी आकाशगंगा। ब्रह्मांड हो गया, ठीक है, सबसे ऊपर आकाशगंगा हो गई, आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा। और फिर क्या है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, जो भी तारे हैं। और इसके बाद आता है ग्रह और तारे, यानी कि ग्रह और तारे मिलकर अपना सोलर सिस्टम बनाते हैं, सोलर सिस्टम मिलकर आकाशगंगा बनाती हैं, और आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं, बादल हैं और गैसों की एक सिस्टम है, प्रणाली है, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से आकाशगंगा हो गई। दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से सौर मंडल जो है सूर्य, पृथ्वी सहित बहुत सारे ग्रहों से मिलकर बना है। बेसिकली 8 ग्रह हैं, जिसमें बहुत सारे उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं जिनको एस्टेरॉयड बोलते हैं, उल्कापिंड भी हैं, पुच्छल तारे भी हैं, आदि आदि चीजें सम्मिलित हैं। और सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में है, इसीलिए सूर्य क्या है, सौर मंडल का मुखिया है, ठीक है। और इन ग्रहों की सबसे क्या है, अपनी एक निश्चित कक्षा होती है, एक निश्चित ऑर्बिट है। इसलिए ग्रह क्या है, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पे क्या कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, परिभ्रमण, ठीक है। और अपनी धुरी पर भी क्या कर रहे हैं, अपनी धुरी पर भी रोटेशन कर रहे हैं। रोटेशन मतलब घूर्णन, ध्यान रखिए, घूर्णन और परिभ्रमण, याद रखिए, दोनों अलग अलग टर्म है। परिभ्रमण कब करेंगे, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। रोटेशन कब करेंगे, जो अब अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमेंगे, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जो ग्रह जितना नजदीक है उसका क्या है, घनत्व उतना ही अधिक होगा, लेकिन आकार छोटा होगा। तो ग्रह कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं हमारे सोलर सिस्टम में। एक आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह है, ठीक है, और दूसरा क्या है, बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह, ठीक है। बाह्य ग्रह कौन से हैं, 4 हैं, आंतरिक ग्रह भी 4 हैं, ठीक है। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल हमारे आंतरिक ग्रह हैं, जबकि आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आपके बाह्य ग्रह हैं, जो कि गैसों से बने हैं, जिनको जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपने जोवियन प्लैनेट के बारे में बात कर ली, जोवियन प्लैनेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, आंतरिक ग्रह, आंतरिक आंतरिक ग्रह, ध्यान रखिएगा। ये चार चार इनकी संख्या है, 4 और 4, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इनका आकार क्या है, छोटा है, जबकि घनत्व बहुत अधिक है। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह कहलाता है, ठीक है। इनका आकार बहुत अधिक है, जबकि घनत्व, डेंसिटी जो है, डेंसिटी कम है, ठीक है, डेंसिटी कम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूर्य के काफी निकट स्थित होने के कारण बुध, शुक्र काफी गर्म है, क्या है, गर्म है, जबकि अन्य ग्रह अपेक्षाकृत ठंडे हैं। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ना तो गर्म है ना तो ठंडी है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है, ध्यान रखिएगा। नासा के अनुसार अगर बात करें तो शनि के 82 ग्रह हैं और बृहस्पति के 79। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती, दोस्तों एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं रहता, हमेशा घटती बढ़ती रहती है। अगर खोज हो जाती है तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। वरुण के 14 ग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं। तो सबसे अधिक बात करी जाए तो शनि, ठीक है, शनि के कितने 82 हैं, और बृहस्पति के
79 है नासा के अनुसार। तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। मंगल के भी उपग्रह हैं, ठीक है, मंगल के फीमोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। दोस्तों अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।